हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं, मैं हूं साहित्य सरकार और मैं आपके लिए लेके आता हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए सवालों के लिए जानकारी। अगर आप लोक सेवा आयोग या दूसरे सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो ये फ्री वीडियो आपके लिए है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कितने कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आंसर कर पाएँ। इसके लिए ऊपर और एक क्राइटेरिया जुड़ जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा करेक्ट आंसर कर पाना। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे इसी विषय में कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के ऊपर फोकस करेंगे। मई 2019 से जनवरी 2020 तक भारत में बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के ऊपर बहुत सारे रिफॉर्म्स हो चुके। ये पूरा रिफॉर्म्स आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए इतने ज़्यादा काम हो चुके, इसको 4 भाग में पेश किया जाएगा। तो आज उसका दूसरा भाग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए पूरा वीडियो में हमारे साथ और देखते रहिए क्वेस्ट सीरीज़। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर भाग 2 कुछ मॉडल क्वेश्चंस के साथ। 1. Which of the following RBI granted in principle quote unquote approval to convert small finance bank SFB under section 22 of 1 of the Banking Regulation Act 1949? A. Ujjivan Small Finance Bank Limited. B. Shivalik Mercantile Cooperative Bank. C. Northeast Small Finance Bank Limited. D. Jana Small Finance Bank Limited. 2. GOCO model is made under supervision of which of the following committee? A. Chakravarti Committee. B. Shekatkar Committee. C. Narasimhan Committee. D. Rangarajan Committee. 3. Which of the following services is not included in facility of payment of recurring bills through Bharat Bill Payment System BBPS? A. DTH. B. Electricity. C. Telecom. D. GST. तो फ्रेंड्स, ये जो 3 मॉडल क्वेश्चंस है ये सारे क्वेश्चन पेपर पैटर्न याद रख के ये बनाया गया है। ये कुछ भी एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले सवाल हैं। आजकल अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर की तो आपको मिलेगा कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थियोरी से अभी बहुत क्वेश्चंस आना कम हो गया है। तो इसी क्वेश्चंस के हम आंसर इस फ्री वीडियो में ढूंढेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में और शुरू करते हैं बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर भाग 2। NBFC liquidity norms. The Reserve Bank of India has introduced liquidity management framework for non-banking financial companies (NBFCs). The guidelines are applicable to all non-deposit taking NBFCs with an asset size of 100 crore rupees and above, systematically important core investment companies and all deposit taking NBFCs irrespective of their asset size. फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप रेड मार्क वर्ड्स देख रहे हैं ये आपका कीवर्ड्स हैं। ये आपको याद रख के एग्ज़ाम्स हॉल में जाना पड़ेगा। तो ये इम्पोर्टेंट जो कीवर्ड्स है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, चाहे तो और भी इम्पोर्टेंट जो यहाँ पे आपको लग रहा है वो पूरा नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक्स SFBs. The Reserve Bank of India granted in principle approval to Saharanpur-based Shivalik Mercantile Cooperative Bank to convert into small finance bank, making it the first such lender to have opted for the transition. On being satisfied, the applicant has complied with requisite conditions laid down by it as part of in principle approval. The RBI
would consider granting it license for commencement of banking business under section 22 of 1 of Banking Regulation Act 1949 as an SFB. What are small finance banks? The small finance bank will primarily undertake basic banking activities of acceptance of deposits and lending to unserved and underserved sections, including small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and unorganized sector entities. तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने सेक्शन 22 ऑफ 1 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत सहारनपुर में लोकेटेड शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक कन्वर्ट करने के लिए अप्रूवल दे चुका है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है, ये कहीं भी पूछे जाने वाले सवाल एक है। और यहाँ पे जो स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे बोलते हैं अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना पड़ेगा अनसर्व्ड और अंडरसर्व्ड सेक्शंस जो हैं फाइनेंशियल सोसाइटी में, जैसे कि स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, एमएसएमई, स्मॉल और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज जो हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंटिटीज़ जो हैं। ये आपको ज़रूर याद रखना पड़ेगा, स्मॉल फाइनेंस बैंक किसे सपोर्ट करते हैं। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिए और देखते हैं इसके ऊपर और क्या है। डू 1. टेक स्मॉल डिपॉजिट्स एंड डिसबर्स लोन्स। 2. डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल फंड्स and insurance products and other simple third-party financial products. 3. Lend 75% of their total adjusted net bank credit to priority sector. 4. Maximum loan size would be 10% of capital funds to single borrower, 15% of a group. 5. Minimum 50% of loans should be up to 25 lakhs. तो फ्रेंड्स, स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या करते हैं ये आपको याद रखना पड़ेगा कि ये म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड थर्ड पार्टी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिपॉजिट्स और लोन्स स्मॉल डिपॉजिटर्स को देते हैं। 10% ऑफ कैपिटल फंड्स देते हैं सिंगल बोरोअर को। लोन का जो इसका लिमिट है वो ये एक बहुत ही सीरियस इशू है, ये एक लिमिट है जो स्मॉल फाइनेंस बैंक को मान के चलना पड़ता है आरबीआई के जो रूल्स हैं। और 15% ऑफ कैपिटल ये आप एक ग्रुप को दे सकते हैं एज ए लोन का लिमिट जो है इनका, इससे ज़्यादा ये नहीं दे सकते। और अप टू 25 लाख लोन्स ये इशू कर सकते हैं, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। और ये क्या नहीं कर सकते इसके लिए हम देखते हैं डोंट्स। 1. लेंड टू बिग कॉरपोरेट एंड ग्रुप्स। ये बड़े कुछ कॉरपोरेट और ग्रुप्स को लोन नहीं दे सकते। 2. कैनॉट ओपन ब्रांचेस विथ प्रायर आरबीआई अप्रूवल फॉर फर्स्ट 5 years। पहले 5 सालों के ऑपरेशन हो जाने से पहले आरबीआई के अप्रूवल के बिना ये कहीं पे भी ब्रांच खोल नहीं सकते। 3. अदर फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ of the promoter must not mingle with the bank. 4. It cannot set up subsidiaries to undertake non-banking financial services activities. 5. Cannot be a business correspondent of any bank. So ये सारे don'ts हैं, ये जो करते हैं क्या नहीं करते आपको याद रख के चलना पड़ेगा। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है नोट डाउन कर लीजिए और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। Infrastructure Investment Trust, INVIT. What is INVIT? It is like a mutual fund which enables direct investment of small amounts of money from possible individual or institutional investors in infrastructure to earn a small portion of income as return.
क्या है ये पूछे जा सकता है। ये जो रेड वर्ड्स है ये आपके लिए कीवर्ड्स है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और INVITs can be treated as a modified version of REITs designed to suit the specific circumstances of infrastructure sector. They are similar to REIT but invest in infrastructure projects such as roads or highways, which take some time to generate steady cash flows. What are real estate investment trusts, REITs? A REIT is roughly like a mutual fund which invests in real estate, although the similarity does not go too much further. The basic deal of REITs is that you own a share of a property and so an appropriate share of the income from it will generate to come to you after deducting an appropriate share of expenses. Essentially, it is like a group of people pooling their money together and buying real estate, except then it's on a large scale and is regulated. सो REIT और INVIT क्या है, इन दोनों का कंपैरिजन MCQ तहत क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। आप नोट डाउन कर लीजिए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेटेड मॉडल, GOCO मॉडल। The GOCO model was one of the recommendations of Lieutenant Government D.B. Shekatkar retired committee to enhance combat capability and rebalancing defense expenditure. The assets owned by government will not be operated by private industries. Under the model, the private companies need not make investments on land, machinery, and other support systems. The missions are set by government and the private sectors are given full independence in implementing the missions using their best practices. So friends, ये GOCO मॉडल जो है ये लेफ्टिनेंट जनरल DB शेकतकर कमेटी द्वारा रिकमेंडेड है। यहाँ पे एसेट्स गवर्नमेंट के हाथ में होते हैं एंड ये ऑपरेट करते हैं प्राइवेट इंडस्ट्रीज़। यहाँ पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को फुल इंडिपेंडेंस दिया गया है जो सरकार द्वारा दिया जाता है। तो ये मॉडल आपको याद रखना पड़ेगा, शेकतकर कमेटी द्वारा रिकमेंडेड है। आप नोट डाउन कर लीजिए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो हैं और इसके साथ आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट्स। The RBI has made it compulsory for banks to link their new floating rate home, auto and MSME loans to an external benchmark so that the borrowers can enjoy lower rate of interest. Banks can choose from 1 to 4 external benchmarks, that is repo rate, 3-month treasury bill yield, 6-month treasury bill yield or any other benchmark interest rate published by Financial Benchmark India Private Limited. Background 1. Earlier interest rates on loans were linked to banks' marginal cost of fund-based interest rate known as marginal cost of lending rate MCLR. 2. Existing loans and credit limits linked to MCLR base rate or benchmark prime lending rate would continue till repayment or renewal. So friends, EBR जो है वो न्यू फ्लोटिंग रेट है होम, ऑटो और MSME लोन के लिए, जहाँ पे जो बोरोवर्स हैं वो लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंजॉय करते हैं। और यहाँ पे MCLR का थोड़ा एक बैकग्राउंड भी है, जो इंटरेस्ट रेट को अर्लियरली जो इंटरेस्ट रेट जो लोन जो होता था वो MCLR से जुड़ा हुआ होता था। तो अभी ये नया जो इशू है ये आपको याद रखना पड़ेगा। और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। भारत बिल पेमेंट सिस्टम। RBI has expanded the scope and coverage of Bharat Bill Payment System BBPS to include all categories of billers who raise recurring bills
and payments except prepaid recharges as eligible participants on voluntary basis. Significance 1. At present, the facility of payment of recurring bills through BBPS is available only in 5 segments, that is direct to home DTH, electricity, gas, water and telecom. 2. Expansion of biller categories would increase the user base of Bharat Bill Pay along with providing an efficient, cost-effective alternative to existing systems and enhance consumer confidence and experience. सो फ्रेंड्स, यहाँ पे BBPS क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा. अभी 5 सेगमेंट्स जो है DTH, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, टेलीकॉम, यहाँ पे आप BBPS के ज़रिए पेमेंट कर सकते हैं. और कुछ सेक्टर यहाँ पे इंक्लूडेड अभी तक नहीं है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप नोट कर लीजिए. और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं. 1. BBPS is an RBI conceptualized system driven by NPCI. तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि ये RBI का कॉन्सेप्चुअलाइज एक सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम है जो NPCI द्वारा ड्राइव होता है. 2. It is a one-stop payment platform for all bills, providing an interoperable and accessible anytime, anywhere, quote unquote, anytime, anywhere bill payment service to customers across the country. 3. Payments through BBPS may be made using cash, transfer checks, and electronic modes. Bill aggregators and banks who will function as the operating units will carry out these transactions for the customers. तो फ्रेंड्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा. इसका मोटो है एनी टाइम एनीवेयर पेमेंट सिस्टम, और इसमें आप कैश, ट्रांसफ़र चेक और इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में भी पेमेंट कर सकते हैं. तो ये आप ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए. और इसके साथ देखते हैं मॉनिटरी पॉलिसी. मॉनिटरी पॉलिसी रेफर्स टू द पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू द यूज़ ऑफ मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स अंडर इट्स कंट्रोल to achieve the goals specified in the Act. The Reserve Bank of India is vested with the responsibility of conducting monetary policy. This responsibility is explicitly mandated under Reserve Bank of India Act 1934. तो मॉनिटरी पॉलिसी बेसिकली सेंट्रल बैंक ही करते हैं, दैट इज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के जो निर्देशानुसार ये काम करते हैं. इसमें मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल किया जाता है विथ टू अचीव स्पेसिफाइड गोल्स इन दिस एक्ट. तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए. मॉनिटरी पॉलिसी के डिटेल्स जो हैं ये भी पूछे जा सकते हैं किसी क्वेश्चंस में. और इसके साथ चलिए आगे बढ़ते हैं. Nationalization of banks, India's banking policy after 1969. ये एक बहुत हिस्टोरिकल मुद्दा है. ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कुछ भी बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के ऊपर. Nationalization of banks in 1969 was a watershed moment in the history of Indian banking. From July 19 that year, 14 private banks were nationalized. Another 6 private banks were nationalized in 1980. It followed a multi-agency approach towards expanding the geographical spread and functional reach of the formal banking system. The concept of priority sector lending was introduced. All banks had to compulsorily set aside 40% of their net bank credit for agriculture, micro and small enterprise, housing, education and weaker sections. A differential interest rate scheme was introduced in 1974. Here, loans were provided at a low interest rate to the weakest among the weakest sections of the society. The lead banking scheme was introduced in 1969.
Each district was assigned to one bank, where they acted as a pace setters in providing integrated banking facilities. The regional rural banks (RRBs) were established in 1975 to enlarge the supply of institutional credit to the rural areas. The National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD) was constituted in 1982 to regulate and supervise the functions of cooperative banks and RRBs. तो फ्रेंड्स यहाँ पे डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम कब चालू हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा, किसके लिए चालू हुआ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ये वीकेस्ट अमंग द वीकेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए चालू हुआ डिफरेंशियल इंटरेस्ट रेट स्कीम। लीड बैंक स्कीम चालू हुआ 1969 में, और आरआरबीज कब इस्टेब्लिश्ड हुआ ये आपको याद रखना पड़ेगा 1975 में। नाबार्ड कब इस्टेब्लिश्ड हुआ ये आपको याद रखना है 1982 में। और ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है और ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसके साथ देखते हैं इसमें और क्या है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स चेंजेस पोस्ट 1991। Narasimhan Committee of 1991 recommended that monetary policy should be divorced from redistributionist goals. Instead, banks should be free to practice commercial modes of operation with profitability as a primary goal. Taking the cue, Reserve Bank of India allowed banks to open and close branches as they desired. तो यहाँ पे जो चेंजेस आया है 1991 में रिकमेंडेड बाय नारसिम्हन कमेटी कि बैंक्स अब प्रॉफिट एक्सरसाइज कर सकते हैं, प्रॉफिट प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसके ऊपर इस रिकमेंडेशंस के ऊपर आरबीआई ने बैंक्स को अलाउ किया कि आप अपने प्रॉफिट या लॉस की वजह से आप किसी ब्रांच को ओपन कर सकते हैं। अगर प्रॉफिट होता है ओपन कर सकते हैं, तो अगर लॉस होता है तो उसे क्लोज कर सकते हैं। तो ये चेंजेस 1991 में जो रिफॉर्म्स हुआ था ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है भारत की इकोनॉमी के लिए। प्रायोरिटी सेक्टर गाइडलाइंस वर डाइल्यूटेड। बैंक्स वर अलाउड टू लेंड टू एक्टिविटीज दैट वर रिमोटली कनेक्टेड टू एग्रीकल्चर और टू बिग कॉरपोरेट इन एग्री बिजनेस, yet classify them as agricultural loans. Interest rate regulations on priority sector advances were removed. तो ये भी एक इशू है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और इसके साथ देखते हैं चेंजेस इन 2000 आफ्टर 2004। इन 2004 a policy to double the flow of agricultural credit within 3 years was announced. एग्रीकल्चरल क्रेडिट में 3 साल में डबल पॉलिसी फ्लो डबल होने का एक घोषणा किया गया था। ओनली प्राइवेट पब्लिक बैंक्स कुड मेक दिस हैपन। सो इन 2005 द आरबीआई क्वाइटली ब्रॉट इन अ न्यू ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी। परमिशन फॉर न्यू ब्रांचेस began to be given if the RBI was satisfied that the banks concerned had a plan to adequately serve underbanked areas and ensure actual credit flow to agriculture. तो 2005 में अगर आरबीआई तभी अप्रूवल देता अगर आरबीआई सेटिस्फाइड होता कि अंडरबैंक्ड एरिया में कोई एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को अगर कोई क्रेडिट फ्लो कोई बैंक देता है, और इस प्लान से अगर आरबीआई सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आरबीआई वहाँ पे ब्रांच खोलने की परमिशन उस बैंक को देगा। ये इसका मेन मुद्दा है, ये आप समझ लीजिए, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल इशू है। बाय 2011 द आरबीआई फर्दर टाइटेंड दिस प्रोसीड्योर। इट वाज मैंडेटेड दैट एटलीस्ट 25% ऑफ न्यू ब्रांचेस वर टू बी कंपल्सरी लोकेटेड इन अनबैंक्ड सेंटर्स। तो 6 साल बाद 2011 में आरबीआई इस पॉलिसी को और थोड़ा सख्त किया कि अनबैंक्ड सेंटर में 25% बैंक ब्रांच होनी ही चाहिए, ये मैंडेटेड है।
तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही सीरियस इशू है जो चेंजेस हुआ है। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969, 1991 और 2004 के बाद जो जो चेंजेस हुआ है, ये बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इशू है और इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत ही एक सीरियस बोल सकते हैं। ये बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी का जो अभी तक बना है। और ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट्स है यहाँ पे। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं। माइक्रो क्रेडिट। माइक्रो क्रेडिट refers to the granting of very small loans to impoverished borrowers with the aim of enabling the borrowers to use that capital to become self-employed and strengthen their businesses. Loans given as a microcredit are often given to the people who may lack collateral, credit history, or a steady source of income. Microfinance activities usually target low-income individuals with the goal of helping them to become self-sufficient. In this way, microfinance activities have an aim to poverty alleviation as well. Microcredit में आपका जो मेन मुद्दा है वो है पॉवर्टी एलिविएशन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए हम रेड मार्क कर दिए हैं। आप जानते हैं मैं जो की पॉइंट्स है उसको रेड मार्क कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम इकोनॉमी के बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर के दूसरे भाग के ऊपर फोकस किए। आई होप कि आपको पूछे गए जो मॉडल क्वेश्चंस था पहले स्लाइड में, उसका आंसर अब मिल चुका है। और अगर आप उसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि और सारे फ्री वीडियोस आ रहे हैं पॉलिटी के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर, जियोग्राफी के ऊपर, या और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे गए जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर ये वीडियो बन रहे हैं। और बने रहिए क्वेस्ट सीरीज़ में, आपका राउंड द क्लॉक गाइड।